Yes, please. Good evening, everyone. Welcome to SD Commerce Career, Sector 10, Panchkula. This is CA Dheeraj here, and hope so you're doing well. In the previous lecture, हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस किया दैट इज ऑल अबाउट सर इंडो चाइना एंड पाकिस्तान, जो लास्ट हमारा डेवलपमेंट के रिगार्डिंग टू डेवलपमेंट कंट्रीज के रिगार्डिंग टू वहां पे पॉइंट हमारा रनिंग था, जिसमें आपने पॉइंट क्या यूज किया कि सर 3 कंट्रीज के रिगार्डिंग हम उनका पाथ स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रहे थे आई होप सो, जिसमें आप लोगों ने पॉइंट पढ़ा कि सर इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना की जो बेसिकली हमारी स्टार्टिंग थी वो तीनों की ऑलमोस्ट सेम थी, क्लियर। बट तीनों का जो डेस्टिनेशन है वो आज की डेट में वो क्या है, डिफरेंट है। अलग अलग पॉइंट से वो अपने आप में क्या कर रहे हैं सर, ग्रोथ कर रहे हैं। तो सर उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, रीजन उसका क्या है, वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर, जिसमें से 2 टाइप ऑफ इकोनॉमी आप ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। वन इज इंडिया एंड सेकंड इज चाइना। हल्का सा रिवीजन पॉइंट्स में आपको दोबारा बता दूं कि लास्ट लेक्चर के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस करे, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेट लीप फॉरवर्ड जो चाइना में सर 1958 के अंदर आई थी, 1 मार्क्स के लिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है, जिसमें सर इंडस्ट्रियलाइजेशन को बहुत ज्यादा इंक्रीज प्रोवाइड किया गया, प्रमोट किया गया, सो दैट कि इतनी इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया गया कि हर पर्सन अपने घर पे भी नॉर्मल इंडस्ट्री लगाने के लिए क्या हो जाए, रेडी हो जाए। एंड रही बात सर फार्मिंग को लेकर, तो उन्होंने एक कम्यून सिस्टम को, कलेक्टिव फार्मिंग को क्या किया, प्रमोट किया कि आप लोग लैंड रिसोर्सेज जो हैं, एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स जो हैं, उसको क्या करें, कलेक्टिव बेसिस पे बनाकर फार्मिंग करें, सो दैट कि पूरे के पूरे चाइना की हमारी क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्टार्टिंग में जो इकोनॉमिक प्लानिंग चाइना ने यूज करी सर, उसने फर्स्ट ऑफ ऑल सारे के सारे रिसोर्सेज, जितने भी चाइना के पास रिसोर्सेज थे, सारे के सारे स्टेट कंट्रोल्ड थे, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड थे। एंड फॉर जो 3 अपने मेन डिसीजन है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, इज बेसिकली डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। तो मतलब सर होली सोली स्टार्टिंग के अंदर इनका जो कॉन्सेप्ट था वो स्टेटिज्म को लेकर था। मिक्स्ड इकोनॉमी तो इन्होंने बाद में जाकर क्या किया है, ऑप्ट आउट किया है, अदरवाइज पहले तो ये स्टेटिज्म को ही क्या करते थे, फॉलो करते थे। वही बात सर, कोई भी कंट्री है अगर ग्रो करी है तो नेचुरली डाउनफॉल भी आए। अब चाइना के केस में आपने क्या रीड आउट किया सर, जब ग्रेट लीप फॉरवर्ड हुआ, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए रशिया के एक्सपर्ट्स वहां पे बुलाए गए, बट डिप्लोमेटिक कन्फ्लिक्ट्स रेज करके उन रशियंस को भी वापस बुला लिया गया, जिसके कारण इनका जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की ग्रोथ थी वो उतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई जितनी होनी चाहिए थी, क्लियर। एंड आफ्टर दैट एक नया कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था सर, ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन, जो माओ जेडोंग इन 1965 के अकॉर्डिंग था। उन्होंने क्या कहा सर, इंडस्ट्रीज ऐसे लगाने का कोई फायदा नहीं है जब तक आपके पास नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ना हो, क्लियर। तो बेसिकली कंट्री साइड प्रोफेशनल्स को, स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए, नॉलेज के लिए भेजा गया, सो दैट कि आप अपडेटेड होकर अपनी इंडस्ट्रीज को क्या करें, ओपन करें व्हेन यू हैव सम नॉलेज। जब आपको नॉलेज होगी देन आप उसको प्रॉपर वे से काम कर भी पाएंगे, क्लियर। नाउ नेक्स्ट ऑन टॉपिक जो आई थिंक सो हमने डिस्कस करना है, दैट इज ऑल अबाउट सर SCZ हमारा लास्ट था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के रिगार्डिंग हम पॉइंट डिस्कस कर रहे थे। वैसे सर आज की डेट में हर कंट्री ने कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या कर रखे हैं, डिक्लेयर कर रखे हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स इन द सेंस सर, इकोनॉमिक जोन्स है तो सर ये नेचुरली इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, सो दैट की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज यहाँ पे आके इनिशिएटिव लें, क्लियर। प्लस आप लोगों का जो टैरिफ रेट है, टैक्स रेट है, वो भी क्या होगा, कम होगा। एंड अपनी कंट्री की जीडीपी रेट को ग्रो करने के लिए हमने ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या करे हैं, सेटअप करे हैं, क्लियर। नाउ सर पाकिस्तान की स्ट्रेटजी हम लोगों ने कल रीड आउट नहीं करी थी, लेट्स स्टार्ट वहीं से पढ़ते हैं। हाँ जी कृति पढ़ना, पाथ, ये स्ट्रेटजी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। सबसे पहले आफ्टर इंडिपेंडेंस, यस, After independence in 1947, Pakistan adopted growth strategy similar to India. बिल्कुल। It had the following principal features. अब सर देखो सिंपल सी बात, चाइना की तो मानने, क्योंकि चाइना तो स्टार्टिंग से ही क्या था, अलग था। अब इंडिया पाकिस्तान तो दोनों पहले क्या थे, एक थे।
1947 में जो इनको फ्रीडम मिली, जब दोनों कंट्रीज क्या हुई, अलग अलग हुई, तो इन्होंने तो बिल्कुल ही कॉपी कैट किसको करा प्योरली सर, इंडिया को। और इंडिया ने कहां से करा नेचुरली सर, ब्रिटिशर्स को। क्लियर, अपना किसी के पास कुछ नहीं है सर। नेक्स्ट आगे किसी को अपा जब आइडिया जब काम करते हुए देखते हैं तो अपा भी सर उसी को क्या करते हैं, अपना सिस्टम का पार्ट बनाकर फॉलो करते हैं। इन्होंने भी वही करा। इन्होंने भी सर स्टार्टिंग में देखो सर, इनका भी जो मॉडल था स्टार्टिंग से वो कौन सा था, मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल था। सिर्फ चाइना की जो स्टार्टिंग थी वो स्टेटिज्म थी। क्लियर, अदरवाइज हम दोनों इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों का मिक्स्ड इकोनॉमी, एंड मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब कैपिटलिस्टिक एंड सोशलिस्टिक दोनों थे। ओके सर, public sector was assigned the key role of, exact word, kick starting the process of growth। इंडिया में भी तो यही हुआ था। वहां पे भी क्या था सर, हमने अपना जो मेन रोल प्ले था वो रेड फ्लैग मार्च जो हमने पॉइंट पढ़ा था सर, वो अल्टीमेटली किसको प्रोवाइड किया गया, पब्लिक सेक्टर को। साथ साथ प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा 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 एंटर करने दिया, बट सर मेन रोल प्ले किसके पास था, पब्लिक सेक्टर के पास था। ओके, द प्रोसेस ऑफ Industrialization was based on the policy of import substitution. बिल्कुल, and it allowed protection to the domestic industry by way of heavy duty on the competing imports. Also competing imports were controlled and managed by the government। हर जगह वही सारे पॉइंट्स जो अपनी इंडियन स्ट्रेटजी थी वही पाकिस्तान ने स्ट्रेटजी भी क्या करी, फॉलो करी। नेक्स्ट इज, एज इन इंडिया, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन वाज द हॉलमार्क ऑफ चेंज इन द एग्रीकल्चर सेक्टर which raised the production of क्या, food grains। आगे, capital goods industries were nationalized with a thirst on public sector investment। बिल्कुल सर, word to word strategy जो इंडिया की थी सेम स्ट्रेटजी के साथ पाकिस्तान ने भी क्या किया, फॉलो। बट वही बात है सर, मैनेजमेंट की बात होती है, जो मैनेज कर गया इसीलिए इंडिया आज आगे है, और उनके वहां पे मिस मैनेजमेंट ज्यादा हुई, रिसोर्सेज की वेस्टेज ज्यादा हुई, जिसके कारण अल्टीमेट पाकिस्तान हमसे डाउनफॉल है। आगे, रियलाइजिंग दैट the pace of growth was coming to a grinding halt, हाँ, there was a major shift in the strategy during 1980s। 1980s में उनके तो सर मतलब काफी सारी प्रॉब्लम्स, अपने तो 1990 में आई थी जब 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लॉन्च किया गया। इनके न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी पहली लॉन्च हो गई थी सर, क्योंकि इनके जो प्रोसेस ग्रोथ वगैरह था ना, जो डेवलपमेंट पॉइंट था, ये डाउनफॉल, हॉल्ट पे मतलब रुकना काइंड ऑफ। क्लियर, कि अल्टीमेटली सर इनका तो स्टॉपेज पे आ चुका था कि 1980 में तो इनके हालात माड़े ही हो चुके थे। आगे, डी नेशनलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन बिकेम द कोर एलिमेंट्स ऑफ द डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। अब वहां पे वही बात आ गई कि प्राइवेटाइजेशन की नीड बहुत अराइज हुई कि सर ऐसे नहीं काम चलने वाला। ठीक है, आप लोगों ने पब्लिक सेक्टर को एक रोल प्रोवाइड करा, पब्लिक सेक्टर को आपने एक इंपॉर्टेंस प्रोवाइड करी, बट सर उसका कारण क्या निकला, उसका रिजल्ट क्या निकला, 1980 में अपना सिस्टम बिल्कुल ही क्या हो गया, डाउन हो गया। अब आपने इतनी करी है तो हमारी भी मान लो, प्राइवेटाइजेशन को थोड़ा प्रमोट कर दो, क्योंकि सर अल्टीमेटली जितना पब्लिक सेक्टर इंपॉर्टेंट है, साइड बाय साइड प्राइवेट सेक्टर भी अपना एक रोल प्ले क्रिएट कर रहा है। क्लियर, प्लस कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी ग्रोथ के अंदर। आप ये नहीं कह सकते कि प्राइवेट सेक्टर का कोई रोल प्ले नहीं है। आगे, यस, प्रोसेस ऑफ ग्रोथ वाज लिंक्ड विद द प्रोसेस ऑफ, क्या लिखा हुआ है, ग्लोबलाइजेशन। कहीं ना कहीं यहाँ पे ये जो वर्डिंग की बात कर रहा है वो किसकी बात कर रहा है सर, 1980 के हालात देखने के बाद हमें इतना बिलीव हो गया था कि हमें अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी। ये जो तुम्हारा एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर चल रहा है ना, ऐसे नहीं काम चलने वाला। तो हमें प्राइवेटाइजेशन चाहिए, ग्लोबलाइजेशन चाहिए, अपने आप को क्या करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए, इंटेग्रेट विद अदर इकोनॉमीज के साथ जुड़ने के लिए सर हमें यहां से बाहर निकलना होगा, हमें एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनानी। टाइमिंग का फर्क है सर, इंडिया में वही आपकी 1991 में आई, तो इनके इसमें थोड़ी जल्दी। क्लियर, पढ़िए, द सेंट्रल डिफरेंस, इंपॉर्टेंट मार्क करना। Among the strategies of growth of three neighboring countries was that, ये तेरा कंक्लूजन है जो अभी तक आप लोग 4 पेज पढ़कर आए हो, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजीज आप रीड आउट करके आए हुए, तीनों का कंक्लूजन एक बॉक्स में गिवन है। क्लियर, सो सर कहते जी फर्क जो है ना, सेंट्रल डिफरेंस जो है तीनों कंट्रीज की स्ट्रेटेजी को लेकर, वाज दैट व्हाइल इन चाइना, यस,
All the national resources were under the control and command of the government. सबसे बड़ा मेन पॉइंट, सबसे बड़ा मेन पॉइंट जो अपना बेसिक पॉइंट ही रहा है, क्या इंडिया एंड पाकिस्तान ने जो इकोनॉमी को अडॉप्ट करा वो कौन सी करा सर? उन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमी करा। और जो चाइना था, चाइना स्टार्टिंग से ही स्टेटिज्म पे रहा। स्टेटिज्म का मतलब क्या है कि अल्टीमेटली जितने रिसोर्सेज हैं सारे के सारे गवर्नमेंट कंट्रोल्ड होंगे, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, ना कि तेरी मार्केट फोर्सेस, ना कि तेरी मार्केट फोर्सेस की सर डिमांड सप्लाई देखेगी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, कोई मतलब नहीं है। ऑल द डिसीजंस आर टू बी गवर्न्ड बाय द गवर्नमेंट, टू बी वेरी क्लियर। क्लियर? ओके सर, एक फर्क ये, एंड इन इंडिया एंड पाकिस्तान आपने क्या करा सर? प्राइवेट ऑनरशिप ऑफ रिसोर्सेज क्या कर दी? अलाउ कर दी, विच इज वाई द स्ट्रेटजी ऑफ ग्रोथ अडॉप्टेड बाय चाइना इज टर्म्ड एज, क्या नाम दिया गया? स्टेटिज्म। सर एक चीज बताओ, मैं व्यू पॉइंट की बात कर रहा हूं यहाँ पे, जहां पे स्टार्टिंग से कमांड गवर्नमेंट ने अपने पास रखी, गवर्नमेंट ने सारे रिसोर्सेस को अपने कंट्रोल में रखा, क्या वो सिर्फ और सिर्फ अपना पर्सनल सोचेंगे या पूरे चाइना के रिगार्डिंग सोचेंगे? सर पूरे चाइना का, पूरी कंट्री की ग्रोथ सोचेंगे ना। अब वही बात है सर, आपके व्यू पॉइंट का फर्क। तुमने क्या करा? तुमने मिक्स्ड इकोनॉमी करी। मिक्स्ड इकोनॉमी में तुमने रिसोर्सेज की ऑनरशिप, चाइना में तो ऑनरशिप वर्ड ही नहीं था, चाइना में तो स्टार्टिंग में ऑनरशिप वर्ड ही नहीं था, क्योंकि सारे के सारे रिसोर्सेज किसके थे? गवर्नमेंट के। मैक्सिमम मैक्सिमम हमने आपको लीज पे या आपको जस्ट यूज करने के लिए लैंड दी, ऑनरशिप आज भी उस टाइम भी किसके पास थी? गवर्नमेंट के पास। तुमने क्या करा? तुम इंडिया ने, पाकिस्तान ने क्या करा? रिसोर्सेज को ऑन कर दिया कि प्राइवेट सेक्टर क्या कर सकता है? ऑन कर सकता है। तो सर जिसकी प्रॉपर्टी, वो तो अपने बारे में सोचेगा, उसको दूसरों से क्या मतलब, उसको देश से भी क्या मतलब? कॉमन सेंस। अब जो मेरे रिसोर्सेज हैं सर, ये मेरी प्रॉपर्टी है, तो नेचुरली मैं तो अपने रिगार्डिंग सोचूंगा ना। मेरे को क्या मतलब है कि इंडिया में क्या है? वो तो सर पेट्रियोटिक की बात है कि आपके अंदर कितनी फीलिंग है, आप कितना सोचते हो इकोनॉमी के रिगार्डिंग। सोचते तब जब रिसोर्सेज ऑल ओवर क्या होते? पूल्ड, सबके सेम होते। अब सर अपनी अपनी प्रॉपर्टीज हैं, अपना अपना ऑनरशिप है, हर कोई पर्सन अपने अपने इंडिविजुअलिज्म में लग गया, किसी ने सोचा ही नहीं कि कंट्री की ग्रोथ रेट का क्या होगा। क्लियर? चलिए, यस, नेक्स्ट इज while the strategy of growth adopted by India and Pakistan is called क्या? मिक्स्ड इकोनॉमी ग्रोथ मॉडल। यही फर्क रहा है सर, और कोई फर्क नहीं। वो स्टार्टिंग में देख, चाहे आज की डेट में चाइना भी किस में आ चुका? मिक्स्ड इकोनॉमी में आ चुका, बट सर अब आया ना, जो हालात सुधारने थे वो तो कब के सुधार चुका। जिस टाइम पे कंट्रोल होना चाहिए था अपन ने लीनियर कर दिया। हमने क्या कर दिया? शुरू से मिक्स्ड इकोनॉमी पे बिलीव रखा, जबकि स्टार्टिंग में गवर्नमेंट को सारा कंट्रोल अपने हैंड्स में रखना चाहिए था। नेक्स्ट आगे, यस, द सेंट्रल सिमिलरिटी On the other hand, is that all these economies ultimately accepted FDI, FDI. और सारी कंट्रीज ने सिमिलैरिटी है, वो ऊपर डिफरेंस था, ये क्या है? अंडरलाइन सिमिलैरिटी। किस बात की सिमिलैरिटी सर? अल्टीमेटली सबको एफडीआई क्या करनी पड़ी? एक्सेप्ट करनी पड़ी। दैट मींस दूसरी कंट्री के पर्सन अगर आपकी कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्लियर, एज एन इंपेरेटिव एलिमेंट ऑफ ग्रोथ एंड ग्लोबलाइजेशन एज एन इंपेरेटिव पाथ ऑफ ग्रोथ। मतलब लास्ट वर्ड, तीनों इकोनॉमीज ने, तीनों नेबर कंट्रीज ने ये बात एडमिट करी कि एफडीआई के बिना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बिना सर आप ग्रो नहीं कर पाओगे, प्लस ग्लोबलाइजेशन आपको करनी होगी। अपना लेवल नेशनल नहीं, इंटरनेशनल लेवल तक आपको लेकर जाना होगा। सर अकेला अगर इसी मार्केट में बैठे रहोगे, वही ना टारगेट छोटा सोचा हुआ है, अगर अपने आप को ग्रो अप करोगे, ग्लोबलाइज करोगे, तो सर आप कुछ ग्रो कर पाओगे, अदरवाइज तो वही के वही। क्लियर? नेक्स्ट इज एक्सपीरियंसेस एंड अचीवमेंट्स। पढ़िए जी। Of India, China and Pakistan. अब सर अब आता है सेकंड फेज, थोड़ा ध्यान से। फर्स्ट फेज आपका क्या था? पाथ और यू में से स्ट्रेटजी। अलग अलग कंट्री की स्ट्रेटजी क्या थी विद रिगार्ड टू किसको लेकर सर? डेवलपमेंट एंड ग्रोथ को लेकर। इनके स्टार्टिंग पॉइंट्स क्या थे? अब चल रहे हैं आपका सेकंड फेज में। सेकंड फेज आपका क्या है? एक्सपीरियंसेस एंड अचीवमेंट्स। तो सर बताओ, ये जो आपने इतने साल वर्क करा, क्या एक्सपीरियंस आपका रहा? कोई अप डाउन्स वो तो हैं सर, यहां पढ़ने को आपको मिले। अचीवमेंट्स,
क्या आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव अचीव करे, क्योंकि हर साल की आपकी इकोनॉमिक प्लानिंग रही है, आपने कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव तो रखे होंगे ना, कुछ अचीवमेंट्स कि पहले से हमने ग्रोथ बहुत ज्यादा करी, डेवलपमेंट में इतना रेट इंक्रीज करा, कुछ तो होगा। वन बाय वन मतलब कंपैरिजन सर, प्योरली कंपैरिजन। क्लियर? पढ़िए, कंपैरेटिव परफॉर्मेंस of the economies of India, China, and Pakistan is studied with the reference टू these दीज development डेवलपमेंट। अच्छा, इसमें भी सर फालतू आपने दिमाग नहीं लगाना, जस्ट ये 3 पॉइंट्स को लेकर मेरे को कंपैरिजन क्रिएट करके दो। अब तुझे जो क्वेश्चन पेपर में आता है, जो यूजुअली आप कहते हो ना कंपैरेटिव कंपैरिजंस आते हैं, एनालिसिस आते हैं, वो किस बात के? ये 3 पॉइंट्स। मुझे अचीवमेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस, ये 3 पॉइंट्स लेकर बताओ, मुझे फालतू और कोई सिनारियो नहीं चाहिए। पहला, डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स। डेमोग्राफिक कौन से थे? वो तेरा बर्थ रेट, डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। क्लियर? वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर। दूसरा, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड सेक्टरल चेंजेस को लेकर। सेक्टरल चेंजेस, प्राइमरी सेक्टर, टर्शरी, वो आपने पढ़ा था ना कि मोस्टली आज की डेट में जैसे प्राइमरी सेक्टर तो डे बाय डे डाउनफॉल पे ही है, सेकेंडरी टू द लेवल चल रहा है, मोस्ट ग्रोथ जो कर रहा है वो कौन कर रहा है? टर्शरी सेक्टर काफी कर रहा है, सर्विस सेक्टर अपने आप में काफी ग्रो अप कर रहा है। क्लियर? एंड सर्विस सेक्टर प्योरली एजुकेशन के ऊपर डिपेंडेंट है, स्किल के ऊपर डिपेंडेंट है। सर स्किल होगी, अच्छा होगा, आप नेक्स्ट ऑन जितना मर्जी काम कर सकते हैं। और सर्विस सेक्टर में सर फायदा भी है। सर्विस के केस में क्या है सर, आपके जो मार्जिन है वो थोड़े ज्यादा होते हैं, क्योंकि मेरा को तो कौन सा कुछ लग रहा है, मैंने कौन सा कोई मटेरियल साथ में देना है या प्रोडक्ट साथ में देना है। क्लियर? नेक्स्ट इज, तो मुझे एंड द लास्ट इज इंडिकेटर्स ऑफ, क्या लिखा हुआ है? ह्यूमन डेवलपमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन डेवलपमेंट? सर आपके यहाँ पे स्किल्ड लेबर का कितना स्टॉक है, दैट मीन्स यहाँ पे देखो, एक कंट्री की ग्रोथ तुम कह रहे हो जी जीडीपी रेट से मापी जाती है, एंड जीडीपी रेट क्या है कि अगर उस कंट्री की जो वर्किंग पॉपुलेशन है, अगर वो प्रोडक्शन एक्टिविटी में क्या होगी? इन्वॉल्व, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी हमारा जीडीपी रेट उतना क्या करेगा? इंक्रीज। और तुम ऐसे तो नहीं बनाने वाले कि प्रोडक्शन कर करके रखी जा रही, अगर माल बिक रहा होगा, सेल हो रही होगी, तो ही नेक्स्ट आगे तुम क्या कर रहे हो? प्रोडक्शन। बट सर वही है ना, अगर प्रोडक्शन करने वाले अच्छे होंगे, प्रोडक्शन करने वाले, मशीन ने तो करना है, बट मशीन को जो इनपुट प्रोवाइड करनी है वो तो किसने प्रोवाइड करनी है? ह्यूमन माइंड ने करनी है। एक टॉपिक अगर आपको याद हो, फिजिकल कैपिटल वर्सेस ह्यूमन कैपिटल, कि सर कितने की इंपॉर्टेंट है? सर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये कह ही नहीं सकते कि अल्टीमेटली सिर्फ फिजिकल कैपिटल चाहिए बिजनेस को रन करने के लिए। हम उल्टा कहते हैं फिजिकल कैपिटल भी तब वर्क करेगी अगर ह्यूमन कैपिटल अच्छी हो, अगर काम करने वाला पर्सन दिमाग वाला है ना, स्किल्ड पर्सन है, तब तेरी जाके ये जो फिजिकल कैपिटल है वो क्या देगी? आउटपुट देगी। नहीं तो जितना मर्जी पैसा लगा लो, अब जो पर्सन है ही अनपढ़, उसको पता ही कुछ नहीं है, अनएजुकेटेड है, तो उस केस में सर वो पैसा डुबोएगा ही डुबोएगा। ये बहुत सारी थिंग्स होती हैं सर, अपने लेवल पे एक वेंचर स्टार्ट करके उसको एक ट्रैक पर लेकर आना, एक प्रॉपर रनिंग में इतनी सारी कॉस्ट मैनेज करना, आई थिंक सो सर एक अनपढ़ पर्सन तो करना पाए। आई थिंक सो आपको प्रॉपर इस चीज की क्या होनी चाहिए? नॉलेज होनी चाहिए, स्किल्ड। चलो स्किल तो धीरे धीरे आप एक्सपीरियंस गेन करेंगे, तब जाके कुछ गलतियां भी होंगी स्टार्टिंग में, तब जाके आप क्या होंगे? स्किल्ड होंगे ना। तो मुझे सिर्फ ये 3 पॉइंट्स चाहिए, वन बाय वन। सबसे पहले डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स। सर यहाँ पे ना समझना कम, थोड़ा सा रीडिंग पार्ट, सिंपल रीडिंग पार्ट, एनालिसिस पार्ट है ज्यादा। क्लियर? पढ़िए, ये टेबल 1 प्रेजेंट्स some critical indicators of the demographic प्रोफाइल ऑफ इंडिया, China, पाकिस्तान एंड China. चाइना। सर एक टेबल आपके सामने गिवन है जिसमें एस्टिमेटेड पॉपुलेशन, एनुअल ग्रोथ हर साल कितनी हो रही है, डेंसिटी मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर कितनी पॉपुलेशन आती है, क्लियर, सेक्स रेशो, फर्टिलिटी रेशो, अर्बनाइजेशन एंड ऑल, ये उस पॉइंट से ये सारी डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स को क्या करती हैं? रिप्रेजेंट करती हैं। इसमें आप ऐड अप कर दो बर्थ रेट, डेथ रेट एंड अदर, ये सारे डेमोग्राफिक पॉइंट्स हैं। क्लियर? यस, टेबल 1 शोज दैट। सिंपल रीडिंग सर, कोई दिमाग वाला काम ही नहीं है इसमें, क्लियर, याद करने वाला नहीं, सिंपल सा पॉइंट। यस, इंडिया एंड चाइना together are a habitat of nearly 38% of the world's total population. हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना, या चाइना के साथ भी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो किस बात की है सर? पॉपुलेशन को लेकर। चाइना इज द
one of the biggest prime, and India is the second largest. जो पॉपुलेशन के चक्कर में सर हमें मार पड़ती है ना, बिकॉज एक्सप्लोजन है सर हमारे लिए तो काइंड ऑफ, क्योंकि रिसोर्सेज आपके क्या है, स्कार्स, बट पॉपुलेशन डे बाय डे क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। तभी तो चाइना ने स्टेप लिया था वन चाइल्ड पॉलिसी। वन चाइल्ड पॉलिसी सर, फिर क्या करें, स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। स्ट्रिक्ट इन द सेंस क्या है कि जब रिसोर्सेज ही नहीं है भाई, भूखे ही मरेंगे। अब पॉपुलेशन अगर बढ़ेगी, मैं साफ गवर्नमेंट क्लियरली कह रही है जी हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हमारे से फिर एक्सपेक्ट मत करना कि एज अ सिटीजन हम आपको कोई सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे कि अगर आप चाइना के या इंडिया के सिटीजन, ये तो फिर स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। चलो जो तो सर एजुकेटेड लोग हैं वो तो फैमिली प्लानिंग प्रॉपर लेके चलते हैं। अब जो अनएजुकेटेड हैं सर, उनके लिए, जैसे पोवर्टी लाइन वालों में आपका कई बार एग्जांपल लिए ले चुके हैं, पोवर्टी लाइन वालों के केस में, या नॉट टू बी पर्टिकुलर, वैसे नॉर्मली बात कर रहे हैं, लाइक मुस्लिम्स, फिर उसमें फैमिलीज में यूजुअली ट्रेडिशन क्या है सर, उनके 5-5, 6-6 बच्चे होते हैं। वो अपनी कम्युनिटी बढ़ा रहे हैं, वो अपनी पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं टू इंक्रीज अ शेयर इन द पॉपुलेशन। जैसे आपको पता हो जितने मुस्लिम्स हैं, सिख हैं, अल्टीमेट ये माइनॉरिटी के अंदर कवर होते हैं। माइनॉरिटी का मतलब क्या है, बिकॉज ऑल ओवर द कंट्री इनका जब पॉपुलेशन वाइज काउंट किया जाता है तो कुछ भी काउंट नहीं होते सर, 1%, 2%, चलो मुस्लिम्स तो फिर भी बहुत है सर, तकरीबन मैं मान सकता हूं 15 to 20% ऑफ द पॉपुलेशन हमारी कौन सी है, मुस्लिम है यहाँ पे। अब जैसे सिख सोसाइटी है, सिख सोसाइटी अपने आप में टोटल पॉपुलेशन का 2% है। तो ये सर, ये ना अल्टीमेट डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स होते हैं। अब जितनी पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ती जाएगी, जैसे पॉवर्टी लाइन वाले, अब ये तो बच्चों को एज अ सोर्स ऑफ क्या देखते हैं, इनकम देखते हैं कि स्टार्टिंग में 3-4 साल इनको पालो, उसके बाद काम पे लगा दो, अपने आप ही कमाएंगे और लेकर आएंगे हमारे लिए। बट सर पॉपुलेशन तो बढ़ रही है ना, एंड पॉपुलेशन अगर ये तादाद बढ़ती जाएगी, रिसोर्सेज की वैल्यू तो अपने आप ही डाउन होती जाएगी। क्लियर? यस, आगे नेक्स्ट इज इंडिया विद अ लिटिल मोर than 1.3 billion people is a habitat for nearly 18% of world's population. सर वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 18% कौन है, हम लोग हैं। 1.3 बिलियन 130 करोड़ की बात कर रहा है, एंड 135 हैं वैसे, अब तो लेटेस्ट डाटा नहीं आया कि एट प्रेजेंट कितने होंगे। तो मतलब आपका टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन का कितने परसेंट है, 18% तो हमारी कंट्री। आगे पढ़ना, चाइना 1.39 बिलियन, ये अपने से भी ऊपर। क्लियर? जो अपने आप में 20%, तो ये मान ले 100 में से 38% तो अकेले ये 2 कंट्रीज। और वैसे तुम कंट्रीज कितनी काउंट करते हो, बाकी तो बहुत छोटी छोटी नाम की कंट्रीज हैं, वहां तो पॉपुलेशन ही कुछ नहीं है। अब कनाडा है सर, कनाडा के पास, जैसे अपन कई बार एग्जांपल ले चुके, कनाडा के पास हमसे इंडिया का 7 टाइम्स एरिया होगा मिनिमम बोल रहा हूं, 7 टाइम्स इंडिया का, और पॉपुलेशन वहां पे चेकआउट करना सिर्फ 3 करोड़, जितनी अकेली हमारे पंजाब में, जितनी अकेली हमारे पंजाब में। समझ रहे बात? 7 टाइम्स ग्रेटर एरिया वाइज इंडिया से, और पॉपुलेशन बहुत कम। तभी तो सर वहां पे लिविंग स्टाइल अच्छे हैं, तभी तो वहां पे वो क्या कर रहे हैं जी, दूर दूर से अगर वो दूसरी कंट्री से आ भी रहा है तो उसको वीजा देकर इजीली क्या कर लेते हैं, सेटल डाउन कर लेते हैं। तो हमारे पास तो एरिया बहुत बड़ा है ना, खाली बड़ा बर्फ पड़ती है जी वहां पे, वैसे भी क्या है, नुकसान ही है, कुछ भी नहीं है। कम से कम लोग आएंगे, नए शहर बसेंगे, हमारी कंट्री का जीडीपी रेट क्या होगा, हाई होगा। भाई उनका तो समझते हैं, उनका तो मानते हैं कि उनके पास तो एरिया भी है, रिसोर्सेज भी हैं। अपने पास क्या है, अपनी तो पॉपुलेशन फिर बढ़ती जा रही है। आगे चल, इन कंपैरिजन पाकिस्तान इज अ स्मॉल कंट्री, इट्स पॉपुलेशन इज जस्ट 1/10 ऑफ चाइना और इंडिया। यहाँ तो बहुत ही कम है, मोस्टली तो इनमें से शिफ्ट आउट कर ही गए काफी। तो क्लियर? यस, नाउ पहला पॉइंट था पॉपुलेशन वाइज, यहां पे आप लिख सकते हो फर्स्ट पॉइंट के सामने पॉपुलेशन वाइज। नेक्स्ट आगे चलिए जी,
China has low density of population. Yes. Compared with India and Pakistan, हाँ. it is because of a very large geographical area of China than India and Pakistan. बिल्कुल सर. It is estimated to be 148 persons per square kilometer in China. बढ़िया फिर तो. और ये भी क्यों है? ये डेंसिटी समझते हो? डेंसिटी एक एरिया में, मान लो स्क्वायर, जिसको भी एक वर्ड यूज करते हैं, स्क्वायर किलोमीटर, एक स्क्वायर किलोमीटर में कितनी पॉपुलेशन रिजाइड करती है? तो सर ये कम होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए? कम. तभी रिसोर्सेज आपके अच्छे होंगे, तभी आपके पास अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी. सर अगर चाइना का, चलो मानना 1.39 बिलियन है, उनके पास एरिया तो भी देखो, एरिया तो भी चेकआउट करो. सर उनकी रेशो चेक करना कितनी है? 148%. और अपने यहाँ पे कितनी है सर कंपेयर टू इंडिया में? 455 और पाकिस्तान में 275. अब सर यही तो कारण है आपके, यही कारण है सर आपके जो रिसोर्सेज हैं वो क्या जा रहे हैं? डाउन जा रहे हैं. और यहाँ की जमीनें क्या हो रही हैं? महंगी हो रही हैं. महंगी होंगी नहीं. एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर अगर 455 लोग रहने वाले हैं, और अगर ये रेशियो बढ़ती जाएगी, यहाँ की जमीनों के रेट क्या होते जाएंगे? महंगे होते जाएंगे. टू बी वेरी क्लियर. क्योंकि सर डेंसिटी तो देखो, डेंसिटी देखो ना, पॉपुलेशन एरिया वाइज कितनी कितनी है. नेक्स्ट इज, ये अच्छा पॉइंट है जी. क्लियर? इसको साइड पे लिख ले. डेंसिटी, डेंसिटी वाइज, डेंसिटी वाइज. यस. अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट. Lower density implies lesser stress on the country's natural resources, Important. raising its abilities for sustainable बस सर development. अल्टीमेटली मैं तो लास्ट क्रक्स आपके सामने वैसी अलग कलर में बता ही गया कि लोअर डेंसिटी का मतलब क्या होता है? लेस स्ट्रेस होना नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर. बढ़िया बात है ना सर. अगर आपके 148 है, दैट मींस आपका नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर स्ट्रेस क्या होगा? कम होगा. एंड स्ट्रेस ज्यादा कब होगा? जब आपकी पॉपुलेशन क्या होती जाएगी? इंक्रीज. और एरिया क्या होता जाएगा? कम. यस. The fertility rate. Yes, please. The fertility rate is also low in China, हाँ. while it continues to be high in India and alarming high in Pakistan. बिल्कुल. China has successfully contained its fertility rate by pursuing the policy. You know, तो simple sir, one child policy declare कर दी थी 1979 में एक टाइम पे आके कि नहीं, यहाँ पे तो सर वन चाइल्ड पॉलिसी होगी, पॉपुलेशन आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, तो हमसे कंट्रोल नहीं होगा. क्लियर? एंड एज अ रिजल्ट, पढ़िए, lower fertility rate. Yes. China has the lowest rate of growth of population among the चेक three करना nations. बॉक्स में इनका ग्रोथ रेट कितना था. ये देख, एनुअल ग्रोथ इनकी कितनी है? 0.46. अब समझ में आ रहा है ना चार्ट देखना कैसे? ऑब्जर्वेशन पढ़ोगे ना, ऑटोमेटिकली कंपेयर करना आएगा. क्लियर? कि सर अच्छा कंपेयर तब कर पाओगे अगर तुझे ऊपर वाले ये मीनिंग पता होंगे कि एनुअल ग्रोथ का मतलब क्या सर? ड्यू टू, ओइंग टू लोअर फर्टिलिटी रेट, इनकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है कितनी इंक्रीज करेगी सर? 0.46. और देख उसकी कितनी है? पाकिस्तान की सबसे ज्यादा है 2.05 एंड इंडिया की कितनी है? 1.03. तभी अपने यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा. क्लियर? नेक्स्ट आगे पढ़िए जी. While the rate of growth of population in Pakistan is continues alarming to be high. alarming high, with the existing rate of growth, it is feared that the population यहाँ पे size साइड पे लिख फर्टिलिटी रेट. in India may soon exceed that in China. बिल्कुल सर. एंड विद द एग्जिस्टिंग रेट ऑफ ग्रोथ जैसे चल रही है, इट इज फियर्ड दैट, अरे चलो मानना एट प्रेजेंट पॉपुलेशन किसकी ज्यादा है? चाइना की. डाउन किसकी है? इंडिया की. बट सर फर्टिलिटी रेट को तो भी काउंट करो. उनका फर्टिलिटी रेट कम है, उनकी अगर ग्रो करेगी तो बहुत कम करेगी. अपने यहाँ पे फर्टिलिटी रेट ज्यादा है, तो अपने जो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है वो ज्यादा है. तो सर वेरी सून मे बी चाइना को भी हम क्या कर जाएंगे? क्रॉस कर देंगे पॉपुलेशन के मामले में, और जो कि कोई अच्छी बात नहीं है. क्लियर? यस. वन चाइल्ड पॉलिसी इंपॉर्टेंट. पढ़ो जी. वन चाइल्ड पॉलिसी was introduced in China in Yes. 1979 to address the issue of population एक्सप्लोजन. जितना एक्सप्लोड हो रही थी पॉपुलेशन, उसको रोकने के लिए चाइना ने पॉलिसी क्या बनाई सर? वन चाइल्ड पॉलिसी मैक्सिमम. क्लियर? Pursuing this policy, yes please. China has successfully reduced the growth rate of population to nearly half, From 1.33% in 1979 to nearly 0.46% सीधा ही शिफ्ट तो चेक कर लो. 1.33 से डायरेक्टली 0.46 आपका 2017 में रेट कोट किया गया. और ये प्योरली किसके कारण हुआ? वन चाइल्ड पॉलिसी के कारण. Clear? And the policy was discontinued in the early 2016
as the impact of policy was felt even beyond population growth. वही होता ना, चलो इतने साल हो गए, 1979 में लॉन्च करी थी, 2016 में जाके हटाई है, तो कितना कंट्रोल तो आप कर चुके। अब इतना भी ना हो कि बहुत पॉपुलेशन आपकी कम हो जाए, तो एक टाइम पे आके सर ये पॉलिसी क्या कर दी गई, हटा दी गई, owing to the high preference for a male child. क्लियर, वही है सर, सेक्स रेशियो में फर्क पड़ेगा पड़ेगा। owing to the high preference for a male child, having only one girl child led to the serious discontentment and ultimately led to widening. वो तो है ये सर। अब सिंपल सी बात, टू बी वेरी क्लियर, ये तो कॉमन है सर, हर कोई चाहता है कि मेरा परिवार नेक्स्ट आगे बढ़े, हमारी फैमिली नेक्स्ट ऑन आगे चले, क्लियर। बट एज अ फीमेल सर, उनकी तो मैरिज होने के बाद वो नेक्स्ट आगे फैमिली में क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, बट इधर की फैमिली का क्या, ये फैमिली तो बिल्कुल क्या हो गई, डेड हो गई। दैट मीन्स आफ्टर हमारे बाद तो आगे आने वाला कोई भी नहीं है। अच्छा, जो बच्चा था अगर वो मान लो गर्ल है, तो वो गर्ल नेक्स्ट फैमिली में चली जाएगी आफ्टर मैरिज। तो सर यहां से परिवार खत्म होने क्या हो गए, शुरू, जैसे कहते हैं कि पॉपुलेशन एक डाउनफॉल ट्रेंड की ओर चलनी ज्यादा शुरू हो गई। इस केस में हर पर्सन ने अपनी एक, जिसको वर्ड बोलते हैं जनरेशन लाइव रखने के लिए, सर ये पॉलिसी को हटाने का क्या किया, सिस्टम प्रपोजल रखा कि सर ये सिस्टम नहीं है, एटलीस्ट चलो 2 चाइल्ड या व्हाटएवर जो भी आपको सूटेबल हो। क्लियर, देखो अगर तो फर्स्ट मेल हो जाता है, नेक्स्ट आगे कोई दिक्कत ही नहीं। क्लियर, उनको ये होता है कि कम से कम जिस पॉइंट से हम सोच रहे हैं वो उनका मोटिव क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, जो भी उनका मोटिव है। क्लियर, यही स्ट्रेस था, यही मेन रीजन था जिसके कारण ये 1 चाइल्ड पॉलिसी 2016 के अंदर क्या की गई, हटाई। ओके, नेक्स्ट इज यस, also due to 1 child policy the proportion of elderly people had started mounting up in comparison to younger population. तो सर फर्क पड़ेंगे आगे। with the discontinuation of the policy of 1 child policy, each family was allowed to 2 children, मतलब सर 2 बच्चों तक क्या कर दिया गया, अलाउ कर दिया। क्लियर, अच्छा पॉइंट है, कॉमन है एंड फेमस भी है, इसीलिए इसको स्पेशली मार्क कर लेना। नेक्स्ट इज, चलिए जी, बोथ चाइना एंड पाकिस्तान are showing brighter signs of urbanization than India. हाँ, Urbanization is closely linked with structural transformation in the country. yes, it is a consequence of shift of working force from agriculture to इंडस्ट्री एंड सर्विसेज, मतलब प्राइमरी सेक्टर को छोड़कर सेकेंडरी में जाना या टर्शरी में जाना, तो वो तो अर्बनाइजेशन हो ही रही है। क्लियर, वो तो अब देखो उसने बॉक्स के अंदर भी, स्टार्टिंग बॉक्स देखना, उसके अंदर 5 पॉइंट्स लिखे होंगे, ये 5th पॉइंट तभी डिस्कस कर रहे हैं। पहला वर्ड था तेरा पॉपुलेशन, दूसरा एनुअल ग्रोथ, तीसरा सेक्स रेशियो एंड नंबर 4 इज फर्टिलिटी रेट के रिगार्डिंग था, एंड नंबर 5th लास्ट में क्या था, अर्बनाइजेशन। तो ये अर्बनाइजेशन के लिए पॉइंट आ, अर्बनाइजेशन साइड पे लिख ले, वर्ड आपको याद रहना चाहिए, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट से, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन पढ़िए जी आगे। It is a consequence of a shift of working force from agriculture to industry and services. Yes, in India, 34% of population is urbanized compared with 59% in China and 37% in Pakistan. अर्बनाइज्ड होने का कारण क्या होगा सर, अगर आप प्राइमरी सेक्टर से होंगे फिर तो आप रूरल एरियाज में होंगे, क्योंकि अर्बन एरियाज में जगह कहाँ पे, अर्बन एग्रीकल्चर में थोड़ी होती है, एग्रीकल्चर कहाँ पे होती है, रूरल। तो अल्टीमेटली अगर यहाँ पे आप कह रहे हो कि 34% ऑफ द पॉपुलेशन आपकी अर्बनाइज्ड है, अब ये जो अर्बन एरियाज की पॉपुलेशन अगर बढ़ती जाएगी, दैट मींस पीपल शिफ्ट कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, किसकी, एग्रीकल्चर से सेकेंडरी सेक्टर में, इंडस्ट्री में, या किसमें, टर्शियरी सेक्टर में। हर पर्सन, इवन सर आजकल तो विलेजेस के जो अच्छे भले जो फार्मर्स भी है ना, इनके भी बच्चे आगे पढ़ लिख कर अपनी स्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हैं और अच्छी बड़ी नौकरियां ले रहे हैं, सर्विस सेक्टर में जा रहे हैं। अल्लाह कहता है जी कुछ नहीं पड़ा इस काम में, ठीक है, पुराने पर्सन चल रहे हैं, कर रहे हैं, और उन्होंने भी कौन सा खुद करना है, सारी नेक्स्ट आगे क्या रखी हुई है, लेबर रखी हुई है। बट यंग जनरेशन प्राइमरी सेक्टर में तो बहुत ही रेयर, बहुत रेयर है। आगे नेक्स्ट, यस, अकॉर्डिंगली both China and Pakistan have a better record than India in generating job opportunities outside agriculture. अपने से तो बेटर ही है कम से कम वो। क्लियर, यस,
sex ratio is found to be biased against females in all the 3 countries. ये तो हर जगह ही है क्योंकि फीमेल फेटिसाइड बहुत कॉमन रहा है पहले, ठीक है ना, पता लग जाए कि अगर गर्ल है तो वो पहले ही उसका अबॉर्शन करवाना एंड ऑल, ये सारी चीजें चली हैं, जिसके कारण ये जो सेक्स रेशो है अल्टीमेटली मेल फीमेल्स की जो रेशो है वो हिली क्लियर. It is estimated to be, data given है 924, 949, 943 in India, China and Pakistan. This is the number of females per thousand of male production in the country. Low sex ratio points to social backwardness. और ये बिल्कुल है क्लियर, क्योंकि जितना सर ये रेशो फ्लक्चुएट करेगी, उल्टा कम होगी, ये एक सोशल बैकवर्डनेस को क्या करेगी, प्रमोट करेगी. क्लियर. एंड फीमेल फेटिसाइड, वही वर्ड आया तेरा, owing to the preference for a son not for a girl, clear, is the principal cause of low sex ratio. and that is, चलो अर्बन एरियाज में तो ऐसी थिंकिंग नहीं है, मे बी, क्लियर. अदरवाइज रूरल एरियाज के अंदर आज भी देखो होप सबको होती है, वही बात देखो, व्यू पॉइंट गलत नहीं है, व्यू पॉइंट गलत नहीं है, स्टिल हर पर्सन चाहता है कि हमारी फैमिली नेक्स्ट आगे क्या करे, ग्रो करे, मेरी भी जनरेशन आगे ग्रो करे. अगर गर्ल होती है तो वो सर जनरेशन उनकी फैमिली में काउंट होगी ना, हमारी में थोड़ी काउंट होगी. तो हर कोई पर्सन चाहता है कि टू कीप अलाइव हिज जनरेशन. जैसे हम कहते नहीं सर 7 पुश्तों से चलते आ रहे हैं, बेटा हो रहा है तभी तो नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं. अगर बेटी होती तो नेक्स्ट वो आगे किसी और फैमिली का पार्ट होती. तो ये सर कॉमन पॉइंट्स हैं. ठीक है सर, फीमेल फेटिसाइड है, सोशल बैकवर्डनेस है, बट अल्टीमेटली तो कंपैरिजन पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं. अगर ये रेशो सर हिलेगी तो ये सोशल बैकवर्डनेस को क्या करेगी, जाहिर करेगी. ओके चलो सर, ये 6 पॉइंट्स या 5 पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके. नाउ जीडीपी के पॉइंट्स, जीडीपी एंड सेक्टरल चेंजेस के पॉइंट से ये पॉइंट हमारा है. एंड बॉक्स आप देख रहे हैं सर, गैप दिया हुआ है 1980-90 एंड 2015-17 के साथ. एनुअल ग्रोथ रेट आपके सामने पड़ा है, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान. इंडिया का कितना था 5.7, कितना हो गया 7.3. एनुअल ग्रोथ रेट है ये, एनुअल ग्रोथ रेट, क्लियर. एंड चाइना जो 10.3 पे था, कितने पे हो गया 6.8. मतलब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, डाउनफॉल, क्लियर. एंड नेक्स्ट सर पाकिस्तान का तो वैसे ही बनता था डाउनफॉल, क्योंकि इनके तो मिसमैनेज्ड बहुत सारे रिसोर्सेज. मतलब आपा ने तो ग्रो करा है पहले से, हमने तो 5.7 से कितना जंप करा है 7.3. एंड वैसे भी सर ये सोर्सेज नीचे लिखे हुए हैं, ये डाटा कहां से उठाया गया. ऐसे ही आपको पेपर में भी गिवन होता है टेबल, टेबल के नीचे क्या लिखा होता है फुटनोट में, सोर्स, कि ये कहां से डाटा पिक किया गया. नहीं आपको सर ये तो गलत है, गलत नहीं सर, नीचे लिखा हुआ है सोर्स क्या है, की इंडिकेटर्स फॉर एशिया पैसिफिक, दिस एशिया डेवलपमेंट बैंक एंड फिलीपींस, वर्ल्ड डेवलपमेंट